एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम स्पेशल एग्जाम सीरीज के वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का पार्ट भी देखेंगे। इस पार्ट में हम एक नया टॉपिक ले रहे हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया भी हुआ था। टॉपिक है आपका प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता, यानी कि डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस ऑन टेम्परेचर। ठीक है, तो इसे स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें क्वेश्चन जो एग्जाम में 2015 समर में पूछा गया है वो इस तरह से है, प्रतिरोध पर ताप के प्रभाव का वर्णन कीजिए तथा प्रतिरोध ताप गुणांक को भी परिभाषित कीजिए, यानी एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड डिफाइन टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस होता क्या है। तो रेजिस्टेंस को अगर डिफाइन कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट, यानी प्रतिरोध किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह स्वयं से प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है, यानी उससे होकर जाने वाली धारा के प्रवाह में वो रुकावट या अवरोध उत्पन्न करता है। प्रतिरोध उस पदार्थ का ऐसा गुण है। ठीक है, तो प्रतिरोध की मात्रक की बात करें तो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन पर। इसका सॉल्यूशन कैसे लिखा जाएगा, और इस सॉल्यूशन को जानने से पहले आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए जो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ही यूजफुल होगा। ठीक है, सबसे पहले आप एक डायग्राम देखिए। यहाँ पर मैंने एक वायर बनाया है। ठीक है, मेटेलिक वायर है जिसकी लेंथ है स्मॉल एल। ठीक है, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए, कैपिटल ए। ठीक है, और इस वायर को हमने कनेक्ट कर दिया है बैटरी से। ठीक है, जैसे ही बैटरी से इसे कनेक्ट किया जाता है तो इस मेटेलिक वायर यानी इस धात्विक तार के अंदर जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं वो बैटरी के धनात्मक टर्मिनल की ओर को चलना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, और धनात्मक टर्मिनल की ओर को जाते समय वो रास्ते में आने वाले आयनों से टकराते भी रहते हैं, यानी उनकी टक्करें होती हैं, कोलिजन्स होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से उन्हें बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल तक पहुंचने में कुछ समय लगता है। दो क्रमागत टक्करों के बीच में लिए गए समय को हम बोलते हैं श्रांतिकाल, यानी कि रिलैक्सेशन टाइम। अगर इलेक्ट्रॉन का रास्ते में कहीं बैटरी के टर्मिनल तक पॉजिटिव टर्मिनल तक पहुंचने में इस पाथ में कोई भी कॉलिजन होता है तो एक कॉलिजन होगा, और फिर जब दूसरा कॉलिजन होगा तो दोनों कॉलिजन के बीच का जो टाइम होगा उसे हम कहेंगे रिलैक्सेशन टाइम। और सारे रिलैक्सेशन टाइम को हम जोड़ के उनका औसत ले लें तो उसे बोलते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, यानी औसत श्रांतिकाल, और उसे प्रदर्शित करते हैं हम टाउ से। ठीक है, तो जिस समय इलेक्ट्रॉन बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की ओर को चलने लगते हैं तो उस समय उनकी चाल कहलाती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी कि अनुगमन वेग। ठीक है, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला, जब आप इसका डेरिवेशन करना चाहें इसके थ्रू एक्चुअली ओम्स लॉ की आप उत्पत्ति कर सकते हैं। तो फॉर्मूला बताने के लिए जो मैं आपको ये पीछे का कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रही हूँ वो ओम्स लॉ का डेरिवेशन है एक्चुअली। ठीक है, तो हम उस डेरिवेशन पर नहीं जाएंगे, हम सीधे उस फॉर्मूले को देखते हैं। फॉर्मूले को यहाँ पर आप देखिए, आपके सामने है फॉर्मूला R इक्वल्स ml अपॉन NE स्क्वायर A टाउ। ठीक है, यानी कि रेजिस्टेंस जो होता है इस धात्विक तार का वो किसके इक्वल होगा, m इंटू एल। m क्या है, m किसी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, यानी इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है m वो मास है। ठीक है, और l क्या है, l है लेंथ ऑफ दिस वायर, दिस मेटेलिक वायर। ठीक है, और स्मॉल n क्या है, स्मॉल n है प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये जो तार है आपका, इस तार के पर यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं ये n उस नंबर को बताता है। ठीक है, और ये जो स्मॉल e है ये क्या बताता है, ये एक इलेक्ट्रॉन के आवेश को बताता है जिसका मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, बात करें a की तो a है इस धात्विक तार का क्रॉस सेक्शनल एरिया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और ये टाउ क्या है, टाउ की बात अभी मैंने आपको बताई थी, ये है औसत श्रांतिकाल, यानी इलेक्ट्रॉनों का जो इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की ओर को जो प्रवाह हो रहा था। ठीक है, उस समय जो इलेक्ट्रॉन रास्ते में कई सारी टक्करें उनकी हो रही थी, उन सारी टक्करों के बीच में, क्रमागत टक्करों के बीच में लिए गए समय को हम कहते थे श्रांतिकाल। सारी क्रमागत टक्करों को जोड़ के उनका औसत ले लें तो वो मिल जाएगा औसत श्रांतिकाल। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा, R इक्वल्स ml अपॉन NE स्क्वायर A टाउ।
ये फॉर्मूला आप याद रख लीजिए, बाकी का एक्सप्लेनेशन आप इसके बेस पर इस क्वेश्चन का दे सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जो क्वांटिटी है m/n² टाउ, ठीक है, यहाँ पर लिखा है मैंने m/n² टाउ, ये क्वांटिटी है आपकी रो होता है आपका विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहां पर m/n² टाउ के प्लेस पर अगर आप इस वैल्यू को रख दें तो ये फॉर्मूला बन जाएगा R = ρ×L/A, और ये एक बहुत ही पॉपुलर फॉर्मूला है, आपने ये 10th क्लास में भी देखा होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूले, इस फॉर्मूले की हेल्प से आप ये बता सकते हैं कि किसी मेटेलिक वायर का रेजिस्टेंस किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। तो यहां से आप ये कहेंगे कि किसी भी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई पर निर्भर करता है, उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, साथ ही पदार्थ की प्रकृति यानी उसके नेचर पर निर्भर करता है, यानी कि रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड नेचर ऑफ मटेरियल, 3 फैक्टर पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये इस फॉर्मूले का ही रिजल्ट है ये चीज। ठीक है, तो चलिए हमारा मेन फोकस क्या था, ये इस फॉर्मूले पर था। ठीक है, क्वेश्चन पर वापस चलते हैं। क्वेश्चन क्या था यहाँ पर, प्रतिरोध पर ताप के प्रभाव का वर्णन कीजिए। हमें अब पता चल गया कि प्रतिरोध इस फॉर्मूले के द्वारा दिया जा रहा है, और इस फॉर्मूले के बेस पर हम टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ता है उसको देखेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर पर हम लेंगे धातुओं के प्रतिरोध पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस ऑफ मेटल्स की बात करेंगे। ठीक है, हम ये देखेंगे कि आखिर जब धातुओं का ताप बढ़ाया या घटाया जाता है तो उनके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है, उनका रेजिस्टेंस किस तरह से प्रभावित होता है। ठीक है, और ये जानना इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि इससे आप ये बता सकते हैं कि वो पदार्थ, वो जो धातु है वो कितनी अच्छी चालक होगी विद्युत की। ठीक है, यानी कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कितने अच्छे से कंडक्ट कर पाएगी, ये हम जान सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ताप के बढ़ने पर धात्विक तार के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वर्ग माध्यमूल चाल बढ़ती है, औसत श्रांतिकाल टाउ घटता है, जिसके फलस्वरूप R = mL/ne² टाउ के अनुसार धात्विक तार का प्रतिरोध बढ़ता है। ठीक है, इसको हम अच्छे से समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने उस फॉर्मूले को फिर से लिख लिया, R = mL/ne² टाउ। अब हमें जानना है कि टेम्परेचर को हम जब बढ़ाते हैं तो धातु जो है उसका प्रतिरोध कैसे प्रभावित होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होगा, उस धात्विक तार के अंदर जो इलेक्ट्रॉन थे उनके पास ज्यादा ऊर्जा आ जाएगी, यानी कि उनकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी वर्ग माध्यमूल चाल बढ़ जाएगी। ठीक है, सीधे शब्दों में आप ये जान लीजिए कि उन इलेक्ट्रॉनों की स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अगर स्पीड बढ़ जाएगी, वेलोसिटी बढ़ जाएगी, तो वो बहुत तेजी से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की ओर को जाएंगे, और उस समय उनकी जो टक्करें होंगी उनमें भी तेजी आएगी। कहने का मतलब है कि वो पहले जो टक्कर होगी उसका जो दूसरी टक्कर होगी उसके बीच में लिया गया समय अब क्या होगा, घट जाएगा, क्योंकि उनकी स्पीड ज्यादा, वेलोसिटी ज्यादा है। तो पहले कॉलिजन में जब जो टाइम ले रहे थे वो अब क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। एक चीज से टकराएंगे फिर दूसरी चीज से टकराएंगे जब, तो उन दोनों टक्करों के बीच में लिया गया समय क्या हो जाएगा, यहाँ पर घट जाएगा। तो यहाँ पर आप ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जब धातुओं का आप ताप बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने पर उनके इलेक्ट्रॉनों की वर्ग माध्यमूल चाल बढ़ती है, और इसके कारण जो मैं आपको बता रही हूँ उस चीज पर ध्यान दीजिएगा, ये टाउ जो है औसत श्रांतिकाल वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। अब टाउ अगर रिड्यूस हो गया तो इस फॉर्मूले को देखिए, ये टाउ कहाँ है, ये अंश है या हर है, ये यानी कि डिनोमिनेटर में है टाउ, और टाउ डिनोमिनेटर में है तो ये कम हो जाएगा, तो क्या होगा, ये क्वांटिटी कम हो जाएगी, तो R क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यानी धातुओं का अगर आप ताप बढ़ाते हैं तो उस समय उनका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। अगर बात करें इसके विपरीत, अगर टेम्परेचर हम घटाएं तब क्या होगा, तब उस समय आप देखेंगे उन धातुओं का जो प्रतिरोध होगा वो भी ऑटोमेटिकली क्या होगा, रिड्यूस होगा। इसी को अगर आगे को हम बढ़ाएं इस बात को, तो आपने एक घटना सुनी होगी जो मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताई थी, सुपर कंडक्टिविटी की जब हमने बात की थी, तो आपने देखा होगा कि अगर कुछ
पदार्थों का ताप एक डेफिनेट टेम्परेचर से कम कर देते हैं तो उनका रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता जाता है और अंततः जीरो हो जाता है। डेफिनेट टेम्परेचर से नीचे ठंडा करने पर उनका रेजिस्टिविटी जीरो हो जाती है और उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं सुपर कंडक्टिविटी। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर बात चल रही थी कि धातुओं के प्रतिरोध पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप ये लिखेंगे कि धातुओं का ताप बढ़ाने पर आपके जो वर्ग माध्य मूल चाल है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वो बढ़ जाती है। औसत श्रांतिकाल यानी कि रिलैक्सेशन टाइम घट जाता है, डिक्रीज हो जाता है, जिसके फलस्वरूप इस फॉर्मूले से धात्विक तार का प्रतिरोध बढ़ जाता है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब हम दूसरे पॉइंट पर चलते हैं, मिश्र धातुओं के प्रतिरोध पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो अगर जो एलॉयज होते हैं आपके मिश्र धातुएं होती हैं उनकी बात करें तो मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता कहते हैं रेजिस्टिविटी को, ठीक है, या फिर प्रतिरोधकता अलग चीज है, प्रतिरोध अलग चीज है। ठीक है, तो यहाँ पर मिश्र धातुओं की आप प्रतिरोधकता भी लिख सकते हैं या प्रतिरोध भी लिख सकते हैं। मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता भी ताप बढ़ने पर क्या होती है, बढ़ती है, परंतु यह वृद्धि शुद्ध धातुओं की अपेक्षा बहुत कम होती है। यानी कहने का मतलब है कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एलॉयज की रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी भी क्या होती है, बढ़ती है, लेकिन ये उस अमाउंट में नहीं बढ़ती है जैसे हम मेटल्स के केस में देखते हैं। यानी धातुओं के केस में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जबकि एलॉयज यानी मिश्र धातुओं के केस में ताप बढ़ाने पर रेजिस्टेंस में वृद्धि होती है लेकिन कम होती है। ठीक है, धातुओं की तुलना में कम होती है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अर्धचालकों के प्रतिरोध पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है आखिर। ठीक है, तो अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर्स, आपने सेमीकंडक्टर के पॉपुलर एग्जांपल पढ़े होंगे, जो आपका सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, या आपके बहुत ही प्रसिद्ध वेल नोन आपके सेमीकंडक्टर हैं। तो देखते हैं कि इन पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। फिर से मैं वही फॉर्मूला ले रही हूं, R=ml/ne²A τ। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं सेमीकंडक्टर्स के केस में। ठीक है, तो अर्धचालकों की अगर बात करें तो यहाँ पर हमें दो चीजें देखनी होंगी, एक n दूसरा τ। ठीक है, तो जब सेमीकंडक्टर्स का हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, अर्धचालकों का जब हम ताप बढ़ाते हैं, तो आप जानते होंगे कि जो अर्धचालक में प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये n क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम में किसी सेमीकंडक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ये वो संख्या है। ठीक है, तो अर्धचालकों के केस में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है। ठीक है, धातुओं की अपेक्षा कम होती है। ठीक है, तो जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, उनके अंदर के कोवेलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजक बंध टूटते हैं, जिसकी वजह से आपके मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर आप कह सकते हैं कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। अब बात करें टाउ की, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर जो अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर होते हैं उनका एवरेज रिलैक्सेशन टाइम भी सेम कंडक्टर्स की तरह से घटता है। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं यहां पर सेमीकंडक्टर्स की। ठीक है, और ये बात की थी हमने कंडक्टर्स के लिए। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर का जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, साथ ही जो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम होता है टाउ, वो क्या होता है, घटता है। तो अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि n है, ये इस ताप के बढ़ने पर इस टाउ में हुई कमी की तुलना में कहीं ज्यादा होता है। यानी जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या में जो वृद्धि हुई है, उस वजह से ये n का मान जो है वो इस टाउ में आई कमी की तुलना में बहुत अधिक होता है। सीधे शब्दों में n टाउ से यहाँ पर ज्यादा होगा। तो कहने का मतलब है n यहाँ पर डोमिनेट करेगा, तो हम किसको फोकस करेंगे, n पर फोकस करेंगे। ठीक है, तो n आपका यहाँ पर क्या हुआ है, बढ़ा है। ठीक है, टाउ पर हम ध्यान नहीं देंगे क्योंकि टाउ बहुत कम अमाउंट है उसका। ठीक है, तो n आपका बढ़ा है, तो n अगर बढ़ेगा यानी मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, तो ये n चूंकि आपका क्या है, डिनोमिनेटर में है, तो n अगर बढ़ेगा तो r क्या होगा, घटेगा। ठीक है, तो यहां पर आपने देखा होगा
कि टेम्परेचर बढ़ने पर सेमीकंडक्टर्स पर क्या असर पड़ा, उनके मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ी और रेजिस्टेंस घटा। ठीक है, तो जो अर्धचालकों पर ताप का प्रभाव है वो धातुओं की तुलना में कुछ अलग तरह से हुआ। टेम्परेचर बढ़ा तो रेजिस्टेंस यहाँ पर घट गया, इसलिए अर्धचालक पदार्थों का ताप बढ़ने पर उनकी चालकता बढ़ जाती है। इसी को हम शब्दों में इस तरह से लिख सकते हैं, अर्धचालक पदार्थों में सामान्यतः n यानी कि एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान धातुओं की तुलना में बहुत कम होता है, परंतु ताप बढ़ने पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बढ़ जाती है। फलस्वरूप जो फॉर्मूला था R = ml/ne²a, उसके अनुसार प्रतिरोध घट जाता है। और यद्यपि ताप बढ़ने पर श्रांतिकाल टाउ भी घटता है, तथापि n के मान में जो वृद्धि है वो टाउ की कमी की तुलना में अधिक होती है। अतः ताप बढ़ने का कुल प्रभाव यह होता है कि अर्धचालकों का प्रतिरोध घट जाता है। इंग्लिश में लिख सकते हैं कि इन सेमीकंडक्टर्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज यूजुअली लो, बट एज टेम्परेचर इंक्रीजेज n इंक्रीजेज एंड एज अ रिजल्ट रेजिस्टेंस डिक्रीजेज। तो ये यहाँ पर लिख भी दिया है मैंने इस चीज को। ठीक है, तो आशा है ये चीज आप समझ गए होंगे। इसके बाद इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं, जो था प्रतिरोध ताप गुणांक को समझाइए। तो देखिए, प्रतिरोध ताप गुणांक की अगर बात करें यानी टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, तो देखिए इसका फॉर्मूला निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। यदि 0 डिग्री सेल्सियस पर तार का प्रतिरोध मान लीजिए R0 है, 0 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस क्या है R0, और T डिग्री सेल्सियस पर तार का प्रतिरोध है RT, तब एक फॉर्मूला आपको मिलेगा RT = R0 ब्रैकेट के अंदर 1 + अल्फा × T। ठीक है, जहां RT क्या है, T डिग्री सेल्सियस पर तार का प्रतिरोध, R0 है 0 डिग्री सेल्सियस पर तार का प्रतिरोध, और ये जो T है ये वो टाइम है जिस पर ये प्रतिरोध आपको मिलेगा। ठीक है, और ये अल्फा ही आपका है प्रतिरोध ताप गुणांक। ठीक है, तो यहां पर से आप अल्फा की वैल्यू यहां पर कैलकुलेट करके लिख सकते हैं। तो देखिए, आप अल्फा को इस तरह से लिख सकते हैं, अल्फा इक्वल्स आ जाएगा आपके पास RT - R0 अपॉन R0 × T। ठीक है, यहाँ पर पक्षांतर करके RT/R0 आ जाएगा, इक्वल्स 1 + अल्फा T आएगा। तो उसको सॉल्व करके आप अल्फा की वैल्यू ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें दो चीजें आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि प्रतिरोध ताप गुणांक हम चलिए धातुओं के लिए बताते हैं, और दूसरा बताएंगे हम अर्धचालकों के लिए, यानी कि चालकों और अर्धचालकों के प्रतिरोध ताप गुणांक की बात कर लेते हैं। तो देखिए, चालकों का प्रतिरोध ताप गुणांक की अगर बात करें तो चालकों का प्रतिरोध ताप गुणांक होता है धनात्मक, यानी कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर कंडक्टर्स इज पॉजिटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव कहने का क्या मतलब है ये भी समझ लीजिए। चालकों का प्रतिरोध ताप गुणांक धनात्मक है कहने का मतलब है कि अगर हम ताप बढ़ाएंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, तो चालकों के जो प्रतिरोध है उस पर धनात्मक प्रभाव पड़ेगा। कहने का मतलब है कि अगर T बढ़ रहा है, ताप बढ़ रहा है, तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, अगर बात करें अर्धचालकों का प्रतिरोध ताप गुणांक की, तो अर्धचालकों का प्रतिरोध ताप गुणांक होता है आपका ऋणात्मक, यानी कि नेगेटिव। ठीक है, और इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि यहाँ पर ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है, यानी टेम्परेचर को आप बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका डिक्रीज होगा, कम होगा। तो चालकों का प्रतिरोध ताप गुणांक हमेशा धनात्मक होता है और अर्धचालकों का प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक यानी नेगेटिव होता है। टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ेगा चालकों के लिए, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस घटेगा अर्धचालकों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट ये लिखा है मैंने, ये जो दो बातें आपको बताई, ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो आशा है आपको ये दोनों चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव क्या होता है और साथ ही प्रतिरोध ताप गुणांक किसे कहते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।